नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, हम प्रतिदिन 5-5 सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सोचिए कि आपकी परीक्षा तक आपको कितने प्रश्न याद हो जाएंगे। दूसरी बात साथियों, कि अगर आप सभी अभी से सब्जेक्टिव प्रश्न को याद करना प्रारंभ कर देते हैं तो सब्जेक्टिव तो आपकी परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहते हैं, वहीं से आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथ ही साथ आप एक कलम और कॉपी अवश्य ले लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको कॉपी में नोट करके उसका आंसर लिख करके अच्छी तरीके से याद भी कर लीजिएगा। चलिए, आज आपका पहला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की कला के बारे में चर्चा होगी। आइए उसके उत्तर को देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बातचीत करने की इस कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथियों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, यानी कि बातचीत करने की एक कला है। जो भी यूरोप वासी हैं, जो यूरोप में रहा करते हैं, वे लोग बातचीत करने की कला में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उपयोग किया करते हैं। जैसे कि हम आपसे कोई आपसे जी कह के बात करे, कोई आपसे हो कह के बात करे या कोई आपसे रे कह के बात करे, आपको शब्दों का प्रभाव किस में लगेगा अगर आपको कोई जी कह के बात करता है। तो वही यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है कि वे लोग बहुत ही चतुराई के साथ प्रेम पूर्वक बात करते हैं, जिन्हें सुन करके हमारे कान को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो आप भी अपने उत्तर में अवश्य लिखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बातचीत करने की इस कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। आइए, आपका दूसरा प्रश्न है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। साथियों, उसने कहा था, पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसने कहा था कहानी में लिखते हैं लहना सिंह के बारे में ही, और वह उनके बारे में संपूर्ण कहानी को लिख देते हैं मात्र एक ही नायक। उसने कहा था कि नायक लहना सिंह के बारे में। आइए, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि लहना सिंह एक वीर सिपाही हैं। वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र और नायक भी है। जो लहना सिंह है ना, एक वीर सिपाही है, और वह उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है उसका प्रमुख पात्र है, और कहानी का नायक भी कौन है जी, लहना सिंह ही है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, वह उसने कहा था कहानी में लहना सिंह के बारे में ही पूर्ण रूप से लिखा है, और कहानी लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती है। कहानी में लहना सिंह कहानी का नायक के रूप में, एक सच्चा प्रेमी के रूप में, बहादुर तथा निडर के रूप में तथा वचन पालन करने वाले के रूप में उभारा गया है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छी तरीके से आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी लिखना प्रारंभ कर दिए होंगे। आइए, आपका तीसरा प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो उत्तर लिखेंगे, दल विहीन लोकतंत्र का सपना सर्वोदय का सिद्धांत है। उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है।
वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ में दलविहीन भी होगा। साथियों, यह प्रश्न जो है वह संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक भाषण है। साथियों, इसमें दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में संबंध की चर्चा की गई है कि अगर दलविहीन लोकतंत्र है और साम्यवाद है तो इसमें कैसा संबंध स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो दलविहीन लोकतंत्र का सपना सर्वोदय का सिद्धांत है और उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है, ग्राम सभाओं के आधार पर। जबकि मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का ही हिमायती है और यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। और मार्क्सवाद कहता है कि जैसे जैसे समाज जो है वह साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है ना, उसी मात्रा में राज्य का जो अस्तित्व है वह क्या हो जाता है, धूर्मिल हो जाता है और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है और वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ में दलविहीन भी होगा। ठीक है, तो यह जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया उनका मत है। आइए, आज का आपका चौथा प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई, या नारी कब से पिछड़ी होती चली गई। तो यह अर्धनारीश्वर पाठ से, जो कि रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं, वह बोलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव का जीवन दो मार्गों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लगा। नारी घर पर रही, उसका काम घर गृहस्थी संभालना रह गया। यही से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता गया। देखिए साथियों, जैसे जैसे मनुष्य ने, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि जैसे जैसे मनुष्य ने कृषि कार्य का यानी कि कृषि का खोज किया और कृषि कार्य में लग गया, वैसे वैसे जो स्त्रियां हैं ना, नारी हैं, वह पराधीन होती चली गई, पिछड़ी होती चली गई। कैसे? जो पुरुष है वह खेतों में काम करने लगा और उसका अत्यधिक समय घर से बाहर खेतों में ही बीतने लगा, जबकि जो भी महिलाएं हैं वह पुरुषों के द्वारा अन्न लाए गए, जो भी वह अन्न लेके आते थे उसे को घर में अच्छी तरीके से साफ करना, खेती बाड़ी मतलब उस अन्न को ही अच्छी तरीके से साफ करना और घर गृहस्थी संभालना मात्र उन स्त्रियों का यही काम रह गया, जो कि घर के बाहर संभव नहीं था, जिसके कारण से नारी की पराधीनता उसी वक्त से क्या हो गई जी, शुरू हो गई। आज का आपका अंतिम प्रश्न है और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञे जी के द्वारा रचित रोज कहानी पाठ से लिया गया है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गैंग्रीन क्या है। तो उत्तर लिखेंगे, गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने पर व्यक्ति का पांव जो होता है वह जख्म का रूप धारण कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पांव का काटना ही है। कभी कभी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए साथियों, जो भी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके पैर में अगर कांटा चुभ जाता है या अगर कोई भी कहीं भी रहने वाला व्यक्ति, अक्सर यह पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के साथ होता है, अगर वह कहीं भी रहने वाला व्यक्ति है ना, अगर उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया और उस कांटा चुभा तो उसको तुरंत अगर न निकाला गया तो वह पाँव जो होता है वह जख्म का रूप ले लेता है, यानी घाव हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग गैंग्रीन नामक रोग बोलते हैं और इसका कोई इलाज नहीं, मात्र एक ही इलाज है कि अगर गैंग्रीन हो गया तो आपके पैर का ऑपरेशन करके यानी कि पैर को काटना भी पड़ सकता है। और कभी कभी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो अगर कभी भी आपको कांटा भी लगे तो आप उसे तुरंत क्या कर दें जी, निकाल दें या डॉक्टर से जाकर के निकलवा लें। ठीक है, चलिए, तो आज 5 प्रश्नों की चर्चा हुई और यह 5 प्रश्न में से आप लोग 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे भी गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।